हेलो गाइज, अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, यानी कि इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा इसको अगर आप लोग नहीं सीखते हैं या अभी तक आप लोग नहीं जानते हैं, आपको पता ही नहीं है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ के लिए आपको ये चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको आप लोग नहीं जान पाएंगे तो आपको मैथ कभी आ ही नहीं सकता है। अगर आपको मैथ सीखना है और मैथ पढ़ना है, सब्जेक्ट में सबसे आसान मैथ होता है। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि मैथ हार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रटने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको हार्ड माना जा सकता है, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझकर बनाया जा सकता है, उसमें रटने का कोई बात ही नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैथ को आप लोग आसानी से बना पाएंगे, यानी कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा संख्या किसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें, आपको ऐसा मैथ इसमें बताया जाएगा जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से मैथ बनाना सीख जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसमें हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। अगर आपको संख्या के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो यहाँ से आप लोग मैथ कैसे बना पाइएगा, मैथ आपसे बन ही नहीं पाएगा। बस वही होगा, जोड़ घटाव गुना भाग तक में ही आप लोग रह जाइएगा। लेकिन मैट्रिक का सिलेबस अगर पढ़ना है, 9th का सिलेबस अगर पढ़ना है तो उससे पहले इसको सीखना जरूरी है। अगर आप लोग इसको सीख लेते हैं तो आपके लिए मैथ आगे का कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको संख्या का नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं को जानने से पहले हमको क्या जानना है कि इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यानी कि प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया नेचुरल। उसके बाद संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर्स कहा जाता है, यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी भी जान गए हैं। तो यहाँ पे इसको एन से डिनोटेड किया जाता है, यानी कि एन इसका संकेत है। एन जहां भी लिखा हो समझ लीजिएगा कि प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब हम लोग जाने प्राकृत संख्या कहते किसको हैं। तो गिनती के सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गिनती की सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याएं क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याएं हो जाएगा। तो यहां से हम लोग जान गए हैं कि प्राकृत संख्या कहते किसको है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में इसको जाने हैं कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसको बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, 2-4 लाइन में लिखवा देते हैं, जो बच्चा याद करते करते और रटते रटते ही रह जाता है। लेकिन यहाँ से आपको शॉर्टकट में जानना है कि गिनती की सभी संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब प्राकृत संख्या बात यहां पे आ गया, तो प्रथम प्राकृत संख्या क्या होगा वो जानेंगे। तो आपके मन में चल रहा होगा गिनती के सभी संख्याएं जैसे 0, 1, 2 इस तरह से हो जाएगा, लेकिन प्रथम प्राकृत संख्या जो है 1 है, यहाँ पे 0 नहीं होगा। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे प्रथम प्राकृत संख्या जो है 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो अनंत होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये 1, 2 चलते जाएगा, लास्ट इसका क्या है, अनंत, यानी कि इसका अंत ही नहीं होगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगा, और उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यहाँ पे अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग जान गए कि प्राकृत संख्या कहते किसको है, गिनती के जो भी संख्या है वो प्राकृत संख्या हो जाएगा, और उसको n से डिनोटेड किया जाता है, यानी कि n से उसको सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जान गए। प्राकृत संख्या पे एक एग्जाम्पल लेकर भी जान गए प्राकृत संख्या कहते किसको है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। तो यहाँ पे हम लोग अगला जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग को जानना है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में उसको होल नंबर्स कहते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होल नंबर्स, यानी कि इसको सूचित किया जाता है W से। आप लोग याद रखिएगा किससे किया जाता है, W से इसको सूचित किया जाता है, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय W, यानी कि इसको W से सूचित किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, यानी कि पहले तो हम लोग जान गए हैं कि प्राकृत संख्या कहते किसको है। अब उसके बाद हम लोग को जानना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि शून्य
शून्य के साथ प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। लेकिन पूर्ण संख्या है तो यहाँ पे कह रहा है कि शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या, यानी इससे पहले क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य के साथ हो गया, तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या इसमें मिला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना कि इसको रटना शुरू कर दीजिएगा, तो रटने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको समझना सबसे बेटर है। यहाँ पे क्या है कि शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या, तो शून्य के साथ ये सभी प्राकृत संख्या है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो यहाँ से हम लोग जान गए कि पूर्ण संख्या कहते किसको है, तो जीरो के साथ में जो है सभी प्राकृत संख्या को ले लेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या ये हो जाएगा। यहाँ से दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, यानी कि उसको रूढ़ कहिए तब या अभाज्य कहिए तब, यानी कि रूढ़ या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग उसको जानेंगे। तो यहाँ पे अगला क्या है कि रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, यानी कि रूढ़ या अभाज्य संख्या, उसको रूढ़ कहिए तब या अभाज्य कहिए तब, बात एक ही होता है। तो यहाँ पे इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स, यानी कि रूढ़ या अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब इसको हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उन्हें रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर, स्वयं माने क्या होता है, खुद, यानी कि दो जैसे हो गया तो एक या स्वयं को छोड़कर भाग किसी से नहीं लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पे 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। यहाँ पे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या। तो 2 ऐसा संख्या है जो खुद और एक को छोड़कर और किसी से भाग नहीं लगेगा, यानी कि इसमें आप लोग भाग लगाकर देख लीजिएगा, 2 से लगेगा चाहे 1 से लगेगा, और किसी संख्या से यहाँ पे भाग ही नहीं लगेगा। अब उसके बाद आता है, मान लीजिए अगर 3 को लेते हैं तो 3 में भी अगर देखा जाए तो 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, तो 1 से भाग लग रहा है और स्वयं से भाग लग रहा है, स्वयं माने खुद से भाग लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। अब अगला क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, तब 4 में देखेंगे 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 4 में देखिए 1 से भाग लग जाएगा, लेकिन उसमें 2 से भी भाग लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब अगला आता है 5। अब 5 में देखेंगे तो 1 से भाग लगेगा, 1 के छोड़ा के और किसी से भाग ही नहीं लगेगा, 1 और स्वयं को छोड़ाकर, यानी कि 5 को छोड़ाकर और 1 को छोड़ाकर और किसी से इसमें भाग लगेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अगला 6 आता है, तो 6 भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 3 से भाग लग जाएगा। अगला हम लोग 7 ले सकते हैं क्योंकि 7 में 1 और स्वयं को छोड़ाकर और किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग भी अभाज्य संख्या को माइंड में रख सकते हैं। इसको रटने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। अगर आप लोग समझ लेते हैं तो बहुत दिन तक याद रहेगा, लेकिन इसको रटना शुरू कर दीजिएगा तो रटने से कुछ होता नहीं है, बहुत जल्द ही भूल जाइएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला लेंगे तो 9 नहीं लेंगे, 9 में जो है 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 से भाग लगाना नहीं है, स्वयं और 1 को छोड़कर, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, 1 और स्वयं को छोड़कर और किसी से भाग नहीं लगे तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अभाज्य संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीका से हम लोग सीखेंगे और उसको भी रटेंगे नहीं बल्कि समझ के उसको याद कर लेंगे। तो चलिए अब सम संख्या को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बात आता है कि सम संख्या का, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग इवन नंबर्स कहेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सम संख्या कहते किसको है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे, यानी सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या उसे कहते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको
एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि जैसे मान लीजिए सम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से पूरा पूरी भाग देने पे वो कट जाए। जैसे मान लीजिए 4 2 3 2 ऐसा हो गया, अगर इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये अगर पूरा पूरी 2 से कट जाएगा तो ये सम संख्या हो जाएगा। अगर ये 2 से नहीं कटेगा, उसमें कुछ शेष आ जाएगा तो वहां पे 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा, शेष आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या नहीं कहेंगे। तो सम संख्या क्या हो गया, जिसमें 2 से भाग लगाने से पूरा पूरी कट जाए, उसमें कोई शेष नहीं आए, तो वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से माइंड में बैठा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग रट लीजिएगा, रटने से कुछ होता नहीं है। आपको क्या करना है, माइंड में बैठा लेना है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरी भाग देने से कट जाए वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। उसमें कोई भी शेषफल आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सम संख्या के बारे में भी जान गए हैं। तो सम संख्या के बारे में आपको इसी प्रकार से याद रखना है। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या को भी हम लोग इसी प्रकार से समझेंगे। तो चलिए अब विषम संख्या को समझते हैं। तो यहाँ पे आ गया विषम संख्या, यानी कि सम संख्या के बाद में हम लोग जानेंगे विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ऑड नंबर्स, यानी कि ODD नंबर्स। यहाँ पे विषम ऑड होता है, उसके बाद संख्याएं का नंबर्स होता है, यानी कि विषम संख्याएं का क्या हो गया, ऑड नंबर्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि विषम संख्या कहते किसको है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है। यानी कि जो संख्या 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, यानी कि उसमें भाग लगने के बाद में कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है, अगर 5 में हम लोग 2 से भाग करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो शेष यहाँ पे 1 आ जा रहा है, यानी कि ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या को पहचानने का यही तरीका है, 2 से भाग कीजिएगा तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ उसमें शेषफल आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। और सम संख्या क्या होगा, जैसे कि यहाँ हो गया 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे आते जाएगा सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें 2 से भाग कीजिएगा, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी कि जो पूरा पूरी कट जाएगा 2 से वो सम संख्या हो जाएगा, जो पूरा पूरी नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो सम और विषम आपको समझ में आ गया होगा। सम माने 2 से कट जाएगा और विषम माने जो 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरी, वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सम और विषम भी समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो चलिए अब पहले परिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या के बारे में अब जानेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद अब जानेंगे कि परिमेय संख्या किसको कहा जाता है। तो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, यानी कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, यानी कि बटा के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, यानी कि P और Q, यानी कि ये जो P है और Q है वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। उसके बाद जहां Q = नॉट 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा के नीचे 0 होना ही नहीं चाहिए, ये शर्त है इसका। और उसके बाद P/Q के रूप में हो। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे अगर सिंपल 4 लिख दिया जाए तो ये भी एक परिमेय संख्या है। वो कैसे, जैसे इसके नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी 4 है तो 4/1 इसको लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 3/2 ले लेंगे तो ये भी तो बटा में है, P/Q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। जैसे सिंपल अगर 1 भी लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या इसलिए होगा ताकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1/1 इसको लिखा जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपरिमेय संख्या को समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लिए हैं कि अपरिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्याएं के बाद में अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग को जानना है। तो अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या कहते किसको है। तो यहाँ पे वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। डेफिनेशन के लिए आपको ये हो गया। और इसके साथ में आपको एक चीज और ध्यान में रखना होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि रूट के अंदर में वो क्या होगा, स्क्वायर में नहीं लिखा रहेगा, यानी कि वर्ग में आएगा ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ रूट के अंदर में 2 लिखते हैं, तो क्या 2 को यहाँ पे स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर रूट के अंदर में हम लोग 4 लिख देंगे
देंगे तो इसको लिखा जा सकता है 2 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपको बताया जा रहा है कि रूट के अंदर में किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो, यानी कि पूर्ण स्क्वायर यहाँ पे नहीं हो, तो ये भी क्या हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रूट 2 है तो इसको नहीं निकाला जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा। जैसे कि मान लीजिए रूट 3 ले लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या आपको पाई का साइन आपको मालूम होगा इस प्रकार से होता है, ये भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन इसी का वैल्यू होता है 22/7, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है, आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि ये जो पाई का साइन यहाँ पे दिए हुए है क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन 22/7 जो है ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो परिमेय की अपरिमेय, तो आप लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर देकर आ जाइएगा। लेकिन आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि यहाँ पाई जो है अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन इसी का मान जो होता है 22/7 परिमेय हो जाएगा। वो इसलिए ये सिंबल है, सिंबल क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पूरे संख्या इसमें बता दिया गया है। अगर आप लोग इतना कम से कम माइंड में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग आगे का भी पढ़ाई अच्छा से कर पाइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।